एंड स्कार्सली आर फॉलोड बाय व्हेन और बिफोर, नॉट देन। ठीक है, इन्वर्जन क्या होता है इसका? वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसमें इन्वर्जन का यूज़ भी होता है। वर्ब प्लस सब्जेक्ट अप्लाइज व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस with these words. A collective noun, example jury, committee, takes a singular verb when considered as a single unit. ठीक है, and a plural verb when its members are considered individually. Either the students or the teacher are responsible. इसमें बच्चे कन्फ्यूज़न कहाँ होता है कि जैसे ये आर है और यहाँ पे स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं तो उसमें आर तो लगा है तब तो सही है। नहीं, ये चीज़ें गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं कि जो उसके वर्ब आती है वो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यानी टीचर क्या है? नियरेस्ट क्या है? देखो आर क्या हो गया? ये हमारी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब। एंड आर के जस्ट बगल में क्या है? टीचर है। टीचर क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? टीचर सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही आएगी ना। जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के इंग्लिश में ऐसे टॉप 20 गोल्डन रूल्स जो कि हमेशा पूछे जाते हैं, और मैं करवाने वाली हूँ इंग्लिश ग्रामर के रूल्स। देखो, इंग्लिश सबसे ज़्यादा वेटेज गेन करती है एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, सब में, चाहे वाई ग्रुप हो चाहे एक्स ग्रुप हो। ठीक है, तो इसमें ये हो जाता है कि अगर इंग्लिश में जैसे जो अगर मैं ग्रामर की पर्सनली बात करूँ तो 9 मार्क्स तक, 8 to 9 मार्क्स या 10 मार्क्स में भी कई बार ग्रामर इस तरीके से पूछ ली जाती है। बाकी 10 मार्क्स में वोकैब और आपकी कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि मैं कुछ ऐसे 20 गोल्डन रूल्स आप लोगों को दूँ जो कि हर बार ही पूछे जाते हैं, और मैंने एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं और तो फिर मुझे कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है। और ये जो मैंने लिखे हुए हैं ना सारे रूल्स, ये मेरे खुद के नोट्स के रूल्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, इसलिए चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर अगर मैं 1 की बात करूँ, ये है स्कार्सली हार्डली फॉलोड बाय व्हेन। मतलब हार्डली स्कार्सली जो होता है ना, इसके साथ हमेशा व्हेन का यूज़ होता है। और आता क्या है एग्ज़ाम में? एग्ज़ाम में आता है देन। राइट, एग्ज़ाम में देन देता है और ये हमें करेक्शन करना होता है और व्हेन का यूज़ करना होता है। ठीक है, रूल क्या कहता है? हार्डली एंड स्कार्सली आर फॉलोड बाय व्हेन और बिफोर, नॉट देन। ठीक है, इन्वर्जन क्या होता है इसका? वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसमें इन्वर्जन का यूज़ भी होता है। वर्ब प्लस सब्जेक्ट अप्लाइज व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद दीज वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, हार्डली हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। बट इसमें करेक्शन क्या देखना है आपको? अगर हार्डली का यूज़ किया हुआ है ना तो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब ये हो जाता है ना, अगर मैं यहाँ पे लिख कर दिखाऊँ आपको सबसे ऊपर, इधर देखो, इन्वर्जन मतलब होता है, एक सेकेंड, इन्वर्जन मतलब होता है ना कि कोई भी जैसे हार्डली प्लस में जो स्कार्सली होता है, हार्डली और स्कार्सली के बाद ना हमेशा जो उनकी सब्जेक्ट होता है ना उसके बाद वो सब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसे कहते हैं हम इन्वर्जन। राइट, तो जैसे इसमें आप लोगों ने देखा कि पहले हार्डली आया देन हैड आया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे हमें करेक्शन क्या करनी है? देन को हटा देना है। देन की जगह क्यों आता है? क्योंकि वैन आता है। यानी हार्डली और स्कार्सली का जो पेयर है ना वो हमेशा वैन के साथ बनता है। ठीक है, हार्डली हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। हार्डली स्कार्सली कुछ भी आ जाए उसके साथ हमेशा उसका जो पेयर है ना वो वैन के साथ बनेगा। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें। ओके, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं नो सूनर और देन का। अब इसमें क्या करते हैं ना ये लोग ना, नो सूनर के साथ वैन का पेयर देते हैं, जो कि ये गलत हो जाता है क्योंकि देन का पेयर बनता है इसके साथ। ठीक है, नो सूनर इज़ ऑलवेज पेयर्ड विद देन, नॉट देन और व्हेन। इन्वर्जन इसमें भी होता है। वर्ब प्लस सब्जेक्ट अप्लाइज व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विथ नो सूनर। मतलब अगर नो सूनर के साथ कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद देन का यूज़ होता है। और देन में भी कन्फ्यूज़न मत रखना, THAN देन का यूज़ होता है। ठीक है ना, EN वाला नहीं होता वो, देन THAN वाला होता है। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? नो सूनर डिड ही सी द टाइगर व्हेन ही रैन अवे। ठीक है, तो इसमें क्या है? नो सूनर के साथ पेयर किसका दिया हुआ है? वैन का, जो कि गलत है क्योंकि हमें देन का यूज़ करना है। ठीक है, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन अवे। ओके, तो मैं नेक्स्ट बात करूँ रूल नंबर 3 की, जो है ईच एवरी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ईच एंड एवरी जो होता है ना, ईच एवरी या ईच एंड एवरी तीनों का आप देख सकते हो, ये हमेशा इनके बाद ना मतलब सिंगुलर का यूज़ होता है। लिखा हुआ द indefinite pronouns each and every are always singular and required to a singular verb even if joined by a words like everyone, anyone, nobody are also singular। मतलब मैं यहाँ पे बताऊँ तो each
या फिर एवरी या फिर ईच एंड एवरी, दोनों एक साथ भी होता है, ईच एंड इस तरीके से एवरी, या फिर एनी वन, नो वन, नो बडी, सम वन, समबडी, ये हो गया। और इसके बाद एनीथिंग, नथिंग, ये तो मान लो नॉन लिविंग थिंग के लिए आ जाता है थिंग वाला, बट ये सारे ना सिंगुलर ही होते हैं, ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप लोग कहीं लिख लेना कि जैसे इतने सारे वर्ड्स लिख लेना एंड देन लिख लेना, वर्ब सिंगुलर ही आएगी। इसके अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव टू सबमिट द प्रोजेक्ट, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़, क्योंकि ईच आया, ईच से अभी शुरुआत है तो मतलब यहाँ पे हैज़ आएगा, ठीक है, तो ये हैव हट जाएगा, टू सबमिट द प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 4, प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स व्हेन फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ अ कंपाउंड नाउन, एग्जाम्पल फादर इन लॉ, अटॉर्नी जनरल, द मेन नाउन दैट होल्ड्स द मीनिंग इज़ प्लूरलाइज्ड नॉट द मॉडिफाइड वर्ड। मतलब क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। उनके जो मेन वर्ड होता है ना, उनका जो मतलब जो मेन, ये यहाँ पे जैसे ये लिखा हो ना, मेन नाउन दैट होल्ड्स, वो मॉडिफाई होता है प्लूरल के साथ। फॉर एग्जांपल ब्रदर इन लॉज आर विजिटिंग नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे लॉज नहीं होगा, यहाँ पे होगा ब्रदर्स इन लॉ, क्योंकि इसमें मेन वर्ड क्या है, मेन वर्ड है ब्रदर, लॉ थोड़ी ना मेन वर्ड है, मेन वर्ड है ब्रदर, तो इसका हो जाता है ब्रदर्स इन लॉ, ठीक है। और ऐसे ही फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो वो मैं अभी बस मैं रूल्स करवा रही हूँ, तो आप लोग ये याद रखो कि ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना, उनके साथ हमेशा मतलब इन्हीं का यूज़ होता है। जो मेन वर्ड्स होते हैं ना, उनमें ये यूज़ करते हैं, मेन वर्ड्स होल्ड करती है इनकी, मतलब वो जो प्लूरल साइड, ठीक है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स, सिंगुलर और प्लूरल। कलेक्टिव नाउन की हम बात करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं ये, तो उस टाइप से। A collective noun, example jury, committee, takes a singular verb when considered as a single unit, ठीक है, and a plural verb when its members are considered individually। मतलब क्या कह रहा है, कोई भी एक जैसे कोई भी कलेक्टिव नाउन है, जूरी हो गया, कमेटी हो गया, जिसमें एक होते हैं लोग, ठीक है, तो अगर उसमें सभी के जो माइंडसेट है, जो जैसे सॉल्यूशन नहीं निकालते, जैसे मान लो वकील होता है, जज होता है, जज 3-4 जज है, ठीक है, तो उनके जो ग्रुप होता है ना, उन्हें जूरी कहते हैं, ठीक है। तो उनका जो सॉल्यूशन अगर अलग अलग है, ठीक है, कि जैसे कोई कह रहा है नहीं इसे फांसी होनी चाहिए फॉर एग्जांपल, कोई कह रहा है नहीं इसे उम्र कैद दे दो, कोई कह रहा है नहीं बस 15 दिन की सज़ा दे दो, तो ये तो अलग अलग हो गए। तो ये इसमें जब अलग होगा ना, तो फिर ये मतलब अगर इनका जो मत है वो डिवाइड होगा, तो यहाँ पे फिर प्लूरल का यूज़ होता है, राइट। और अगर ये सब कह रहे हैं कि नहीं बस इसे फांसी ही होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, तो देन ये सारे क्या हो गए, सिंगुलर कंसिडर किए जाएंगे। मतलब अगर कोई भी कलेक्टिव है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। और जब उसमें सभी का जो मन होता है, सभी का जो आंसर होता है ना, वो सेम होता है, अगर वो एक है तब तो वो हो जाएंगे सिंगुलर, और अगर वो अलग अलग है तो वो प्लूरल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल द जूरी हैव अनाउंस्ड देयर डिसीजन, जूरी ने अपना डिसीज़न, जो जूरी है उन्होंने अपना डिसीज़न अनाउंस किया। तो यहाँ पे हैव क्यों आ रहा है, उसमें ऐसा तो कुछ दिखाया नहीं कि वो डिवाइड हो रहे हैं या वो एक हो रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं दिखाया ना। बट अगर ऐसा कुछ ना दिखाए, जैसे अनाउंस देयर डिसीज़न, उन्होंने अपना डिसीज़न अनाउंस किया, तो मतलब एक होके ही तो अनाउंस किया होगा ना। अगर उनको डिवाइड होता ना, तो यहाँ पे अनाउंस्ड देयर डिसीज़न करके मतलब ऐसे नहीं लिखा होगा, फिर वो डिवाइड के फॉर्म में लिखा होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, द जूरी हैज़ अनाउंस्ड इट्स डिसीज़न। और अब यहाँ पे देखो इट्स भी आ गया, देयर भी चेंज हो गया। वो क्यों, देयर क्या होता है, देयर होता है जब लोग डिवाइड होते हैं, ठीक है। और इसमें इट्स का क्या मतलब होता है, जब लोग एक होते हैं। जैसे इसमें अगर मैं बिल्कुल डिटेल से समझाऊँ ना, तो वो इधर देखो, लाइक जब सब लोग कलेक्टिव होते हैं, कलेक्टिव में क्या है, जब सब लोग एक होते हैं ना, ऐसा समझ लो, हिंदी में लिख रही हूँ, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब होती है, ओके। और सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। प्रोनाउन हमेशा इट्स होता है, इट्स होता है, और या फिर हेज़ होता है। हेज़ या हर भी हो सकता है, क्योंकि ये सारे एक ही तो है। हेज़ या हर भी हो सकता है, अगर लड़की या लड़के का ग्रुप है तो फिर उस हिसाब से हेज़ या हर होगा। ज़्यादातर तो इट्स ही होता है। और अगर ये लोग अलग अलग हैं, ठीक है, मतलब डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या होता है, हमेशा देयर का ही यूज़ होता है, ओके। तो मैं नेक्स्ट बात करूँ रूल नंबर 6 की, यह है नेदर नॉर और ईदर और का पेयर। यानी इसमें क्या होता है, नेदर के साथ
हमेशा नॉर का यूज़ होता है, पेयर है इनका। आइदर के साथ हमेशा और का पेयर होता है। उसके बाद मैं बात करूँ तो नन के साथ हमेशा लिख लेना ये बट का यूज़ होता है, और कुछ अलग से होते हैं जैसे और नॉट, ये अलग से होते हैं, ठीक है। और नॉट ये अलग से होते हैं, बाकी आइदर और, नीदर, नॉन, नन, बट और फिर और नॉर, ये 5 होते हैं टोटली। ओके, तो इनका अपना अपना पेयर होता है, इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय आइदर और नीदर नॉर, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट जस्ट क्लोज टू इट। मतलब क्या कह रहा है, उसके क्लोज वाले के जो क्लोज होता है ना, वर्ब के जो क्लोज सब्जेक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एदर द स्टूडेंट्स और द टीचर आर रिस्पॉन्सिबल। इसमें बच्चे कन्फ्यूज़न कहाँ होता है कि जैसे ये आर है और यहाँ पे स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, तो उसमें आर तो लगा है तब तो सही है, नहीं, ये चीज़ें गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि जिसकी वर्ब आती है वो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। यानी टीचर क्या है, नियरेस्ट क्या है, देखो आर क्या हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब। एंड आर के जस्ट बगल में क्या है, टीचर है। टीचर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है, टीचर, सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही आएगी ना। यानी एदर और, नीदर, नॉर, नन, बट, और, नॉर, ये सारे जितने भी होते हैं ना, इनके सब्जेक्ट जो है ना वो ऐसे आता है। मतलब जो वर्ब आती है ना, पहले होता है जैसे एक S1 होता है प्लस में एक S2 होता है। जो वर्ब होती है ना वो हमेशा S2 के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे लिखना सही नहीं है, वर्ब जो होती है वो हमेशा S2 के अकॉर्डिंग आती है। यानी जो पहले वाले जितने भी सब्जेक्ट है ना उसे भूल जाओ, जो एकदम आखिरी में वर्ब की जो अटैच में जो सब्जेक्ट है ना उसी के अकॉर्डिंग आप लोग वर्ब लाना, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे भी टीचर्स लिखा होता फॉर एग्जांपल, तो हम आर सही कर देते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। रूल नंबर 7 है सब्जेक्ट ऑफ टाइटल्स एंड स्पेशल डिज़ाइनेशंस। ये क्या कह रहा है रूल, सब्जेक्ट ऑफ टाइटल्स एंड स्पेशल डिज़ाइनेशन, मतलब द टाइटल्स ऑफ works of art, books, journals and other such publications are always considered singular even if they consist of plural words or phrases। मतलब क्या कह रहा है, कुछ ऐसी बुक्स वगैरह हो गई, कुछ ऐसे मेनली मैं अगर इधर बुक्स की ही बात करूँ, क्योंकि इस रूल में सिर्फ बुक्स की बात की गई है। बाकी मैं आप लोगों को जब नाउन डिटेल में पढ़ाऊँगी ना, तो उसमें मैं बताऊँगी कि काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, काफ़ी सारी ऐसे अनकाउंटेबल चीज़ें होती हैं, अनकाउंटेबल थिंग्स जो होती है ना, उसके साथ हमेशा सिंगुलर का यूज़ किया जाता है। लाइक सीनरी, पोइट्री, पीजेंट्री, जेंट्री वगैरह हो गए, इस टाइप से जो जितने भी होते हैं ना, इसके साथ हमेशा ऑलवेज कंसिडर्ड अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन, एवरीथिंग, एनीथिंग इज़ कंसिडर्ड अ सिंगुलर, राइट। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जितनी भी बुक्स होती हैं ना वो देखने में ना प्लूरल होती हैं, बट वो कंसीडर करती हैं सिंगुलर। जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे क्या लग रहे हैं, इकोनॉमिक्स, ये सारे क्या लगते हैं यार, प्लूरल है, बट नो, ये हमेशा सिंगुलर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक गुलिवर ट्रैवल्स, ये आप लोग ना लिख लेना, क्योंकि ये कुछ बुक्स ऐसी हैं ना जो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है। तो गुलिवर्स ट्रैवल्स आर अ मास्टरपीस ऑफ स्टाइल, बल्कि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे गुलिवर्स ट्रैवल्स जो है ना ये एक बुक का नेम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इज़ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। विद परसेंटेजेस एंड फ्रैक्शंस द वर्ब मस्ट एग्री विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition, the noun that the fraction और परसेंटेज इज़ पार्ट ऑफ। मतलब क्या कह रहा है कि जो इसमें होता है ना वो होता है, क्वेश्चन ही देख लो, इसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। 50% ऑफ द क्लास हैव साइंड द पेटिशन। मतलब कह रहा है 50% ऑफ द क्लास हैव साइंड, मतलब क्लास में टोटली समझो 100% स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 50% ने साइन कर दिया। तो इसका आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हैज़ कब यूज़ करना है, हैव कब करना है, क्योंकि 50 तो प्लूरल में आ रहा है ना हमारे साथ, हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या मैंने ट्रिक के तौर पर ही समझ सकते हो, अगर स्टार्टिंग में कोई भी नंबर आ जाए, मैंने जैसे याद किया था 50, 70, 2, 5 कुछ भी आ जाए, देन ये सिंगुलर हो जाएगा। अगर कुछ नहीं आ रहा ना देन वो प्लूरल होता है, अगर कोई नंबर नहीं आ रहा तो आप लोग इसमें यही है कि जैसे जो 50% है ना, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, 50% का मतलब हैज़,
सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा ना, ऑफ द क्लास। ऐसे भी दूसरा ये पहला ट्रिक तो ये हो गया कि आप 50%, मतलब आप अगर नंबर्स आ रहे हैं तो फिर आप हमेशा सिंगुलर की तरफ जाओगे। बट इसमें जो मेन हो जाता है ना वो है द क्लास। इसमें क्या कह रहा है, किस तरीके से कंसिडर करते हैं, द वर्ब मस्ट एग्री विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, यानी जो ऑब्जेक्ट क्या है 50% ऑफ द क्लास। क्लास क्या है, क्लास सिंगुलर होता है ना, क्लास का भी प्लूरल हो सकता है, क्लासेस तो लिखा नहीं है, क्लास है तो क्लास सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा हैज़। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लेस्ट फॉलोएड बाय शुड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रूल, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है लेस्ट और शुड का। रूल्स क्या कहता है, लेस्ट मीन्स फॉर फियर दैट और अदरवाइज, अदरवाइज के सेंस में ये लिया जाता है। इट इज़ ऑलवेज फॉलोवर्ड बाय द मॉडल वर्ब शुड एंड नेवर टेक्स नॉट। ये याद रखना, नेवर टेक्स नॉट बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड। मतलब क्या कह रहा है इसमें कि लेस्ट के साथ जो है ना वो हमेशा शुड का पेयर बनता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ लेस्ट, इसके साथ हमेशा पेयर किसका बनेगा, शुड, और इसके साथ हमेशा नॉट का यूज़ होता है जो कि गलत है। यानी जो हमारा एग्ज़ाम होता है ना उसमें हमेशा वो नॉट देते ही देते हैं, लेस्ट दे दिया एंड देन शुड भी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें सबको पता है कि लेस्ट के साथ शुड आता है, ये सब बच्चों को पता होता है। बट नॉट नहीं आता ये किसी को नहीं पता होता, ये बहुत कम होते हैं जो डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं ना, उन्हीं को पता होता है कि लेस्ट के साथ शुड का तो यूज़ होता ही होता है, बट लेस्ट के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता, क्योंकि लेस्ट जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, और डबल नेगेटिव एक सेंटेंस में कभी नहीं आ सकता। जैसे अनटिल, अनलेस, नॉट, ये सारी चीज़ें ना एक सेंटेंस में नहीं आ सकती कभी भी। आप जैसे आपने अनटिल भी लिख दिया उसी सेंटेंस में, ठीक है, एंड देन आगे जाके आप उसी सेंटेंस में अनलेस भी लिख रहे हो, ठीक है, तो ये गलत है, कभी नहीं आ सकता। अनटिल के साथ कभी नॉट नहीं आता, अनलेस के साथ कभी नॉट नहीं आता, नेवर के साथ कभी नॉट नहीं आता। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, लेस्ट के साथ कभी नॉट नहीं आता, क्योंकि ये सब ना वर्ड्स ऑलरेडी नेगेटिव है और डबल नेगेटिव हम कर नहीं सकते, ठीक है। क्वेश्चन है रन फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट फेल। लेस्ट का मतलब आप हिंदी में समझ सकते हो नहीं तो, अदरवाइज के सेंस में तो समझते ही है, वो इंग्लिश में होता है, बट नहीं तो जैसे हम कह सकते हैं ना कि पढ़ाई करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, लेस्ट यू स्टडी व्हेन यू शुड फेल द एग्ज़ाम, इस टाइप से। तो इसमें क्या है, रन फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट फेल। तो इसमें क्या होगा, रन फास्ट लेस्ट यू शुड फेल, मतलब दौड़ो, मतलब तेज़ दौड़ो वरना तुम फेल हो जाओगे। नेक्स्ट है वन ऑफ, प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मतलब क्या है कि वन ऑफ, कभी भी वन ऑफ आ जाए, ईच ऑफ आ जाए, एवरी ऑफ, एवरी के साथ ऑफ नहीं आता, ये कभी नहीं आता है, वो एवरी वन ऑफ हो जाता है, ठीक है। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, अगर आप वन ऑफ का ही याद रखो, अगर वन के पीछे सिर्फ वन है तब तो वो सिंगुलर में आता है, ठीक है। बट अगर वन ऑफ दिख जाए ना तो वो हमेशा वर्ब तो सिंगुलर लेगा ही लेगा, बट नाउन उनके साथ प्लूरल आता है। मैं वो बता रही हूँ कि अगर जैसे ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ये सब आ जाए ना तो इनके साथ हमेशा जो प्रोनाउन है वो हमेशा प्लूरल आती है, ठीक है, और जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर कंसिडर करते हैं। द स्ट्रक्चर वन ऑफ इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन बट इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब बिकॉज द रियल सब्जेक्ट इज़ वन, क्योंकि जो रियल सब्जेक्ट है वो वन होता है। इनकरेक्ट या वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ डॉक्टर, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्तों में से मेरा एक दोस्त जो है ना वो डॉक्टर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की मैं बात करूँ 11, रूल नंबर 11, अनकाउंटेबल नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर। अनकाउंटेबल कुछ ऐसी नाउन्स होती है जो मैंने ऊपर आप लोगों को बताई थी, वो हमेशा सिंगुलर्स होती है, लाइक नाउन्स लाइक सीनरी, furniture, advice, information, luggage, baggage, poetry, machinery and work are uncountable. They cannot be made plural by ses and they takes a singular verb. मतलब आप इसका फर्नीचर्स कर देते हो ना तो ये गलत हो जाएगा। इन्फॉर्मेशंस कुछ नहीं होता, एडवाइसेस कुछ नहीं होती, सीनरीज कुछ नहीं होता, बैगेजेस कुछ नहीं, लाइक लगेजेस कुछ नहीं होता, पोइट्रीज़ कुछ नहीं होता, मशीनरीज कुछ नहीं होता, ये गलत है। हमेशा ये जैसे आप फॉर्म में देख रहे हो ना, सिंगुलर फॉर्म, मशीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, इन्फॉर्मेशन, बैगेज, पोइट्री, मशीनरी, वर्क्स कुछ नहीं होता, ये याद रखो। वर्क्स का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। देखो वर्क में ना दो टाइप्स में होते हैं, एक वर्क ये जो हमने WORK देखा है ना, ये अगर ऐसे है तो इसका मतलब हमारा काम हो जाता है, जो हम लोग काम करते हैं ना उसे कहते हैं। बट अगर इसी में हम लोग वर्क्स में अगर S लगा देते हैं ना तो इसका मतलब हो जाता है जो ऑथर्स होते हैं ना, जो वो बुक्स लिखते हैं उसे कह देते हैं रचनाएं। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो इसका मतलब ये हो जाता है जो ऑथर्स लिखते हैं ना बुक्स, उसे कह देते हैं फिर ये, ठीक है। तो ये वर्क्स कभी नहीं होता, अगर इनमें आप कुछ एस वगैरह लगाते हो तो ये गलत हो जाते हैं। और ये कभी भी मतलब
प्लूरल नहीं होती, ये सिंगुलर होती है। SEIS का इसमें यूज़ नहीं होता है और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब को मतलब अपने पास सिंगुलर वर्ब ही लेती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। द सीनरीज ऑफ कश्मीर गलत है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की, और सॉरी रूल नंबर 12 की। प्रपोजिशन आफ्टर स्पेसिफिक वर्ड्स फिक्स। प्रपोजिशन की हम कुछ बात कर लेते हैं। सर्टेन वर्ड्स टेक फिक्स्ड स्ट्रिक्ट फिक्स्ड प्रपोजिशन, फॉर एग्जांपल सीनियर, जूनियर, प्रायर, प्रेफर टेक टू इंस्टेड ऑफ देन, अबाइड टेक्स बाय, एब्सॉल्व टेक्स फ्रॉम, और कॉन्ग्रेचुलेट टेक्स ऑन। मतलब क्या कह रहा है, कुछ ऐसी फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है। आपको लोगों को पता है कि एयरफोर्स में एक प्रपोजिशन हमेशा आती है, ठीक है, इंग्लिश में। तो इसमें कुछ ऐसी फिक्स्ड प्रपोजिशंस होती है तो जो कि मतलब फिक्स्ड होती है कि हाँ आपको ये याद रखना। आप लिख लेना कभी भी ER या OR लास्ट में आ जाए, उसके साथ हमेशा टू का यूज़ होता है। जैसे जूनियर, प्रायर, प्रेफीरियर, प्रेफर, और एक और लिख लेना प्रेफरेबल, ठीक है, FERABLE, ठीक है। प्रेफरेबल के साथ भी हमेशा टू का यूज़ होता है। जूनियर, सीनियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इन सब के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है। एंड नेक्स्ट की मैं बात करूँ, देन किस हमेशा एग्जाम में देन देता है, जबकि देन नहीं होता, ठीक है, टू लिख देना वहाँ पे। अबाइड जो होता है वो हमेशा बाय का यूज़ करना है, ऐसे लिख लेना जहाँ पे जैसे अबाइड बाय का यूज़ होता है। एब्सॉल्व फ्रॉम का यूज़ करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, हम कहते हैं ना कॉन्ग्रेचुलेट ऑन योर बर्थडे और एनीथिंग एल्स। बट क्वेश्चन है ही इज़ सीनियर देन मी, ही इज़ सीनियर टू मी, ठीक है, देन नहीं, जबकि हमें अच्छा लगता है देन, ही इज़ सीनियर देन मी, वो मेरे से सीनियर है, बट ये गलत हो जाता है। मच एंड मैनी का यूज़ मैं बताती हूँ आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। मैनी इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स इन द प्लूरल, मच इज़ यूज्ड अनकाउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर। मतलब क्या कह रहा है कि जो मैनी है ना वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आती है जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है ना। तो मैनी जो होता है ना वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है और ये हमेशा प्लूरल होता है, और जो मच होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ये हमेशा सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ मैनी वाटर इन द जग। आप पानी को गिन सकते हैं कि ये 10 पानी रखा हुआ है, फिर ये 15 पानी है, ये 100 पानी है। एक गिलास में जितना पानी होता है उसे हम गिन तो सकते नहीं है, ठीक है। तो यही होता है कि देयर इज़ मच वाटर इन द जग, यानी इस जग में पानी है, ठीक है, मच वाटर, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। मैंने एक एक एग्जांपल ही रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी स्लाइड हो जाती है और फिर आप लोग का टाइम भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ जाता है, इसलिए सिर्फ आप रूल्स देखो। यूज़ ऑफ अनलेस एंड अनटिल, ठीक है। अनलेस इज़ कंडीशन ओरिएंटेड, अनटिल इज़ टाइम ओरिएंटेड। मतलब अनटिल जो है वो टाइम को दिखाता है, प्रेफर करता है जब कहीं टाइम की बात हो रही हो ना तो वहाँ पे अनटिल। और अनलेस क्या होता है, वो जब कंडीशंस की बात हो रही हो ना किसी भी चीज़ की तो वहाँ पे अनलेस का यूज़ होता है। बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स, सो डू नॉट यूज़ नॉट और विल शैल इन द क्लॉज इमीडिएटली फॉलोइंग बाय देम। तो वही चीज़ें तो मैंने बताई, ये दोनों जो होते हैं वो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो इनके साथ हम कभी भी नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। और विल शैल इन द क्लॉज इमीडिएटली फॉलोइंग बाय देम, इनके जस्ट बाद हम विल शैल का यूज़ नहीं कर सकते, राइट। देखो क्या क्या आ रहा है, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। अगर तुम मेहनत नहीं करते हो तो तुम नहीं सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, अनलेस का मतलब ही हो जाता है नहीं तो, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट का यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, काट दो। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे भाई यहाँ पे, और मैं तो ये कह रही हूँ कि हाँ ये नॉट सही है, बट ये नॉट गलत है, ये डू नॉट नहीं आएगा क्योंकि अनलेस का मतलब ही नहीं तो हो गया, तो यहाँ पे नहीं और लगाने का कोई सेंस नहीं है, डबल नेगेटिव हम ला नहीं सकते, ठीक है। बट यहाँ पे ये वाला जो नॉट है ना, यू विल के बाद जो नॉट है ये सही है। अब दिमाग लगाओ क्यों सही है, वो इसलिए सही है क्योंकि ये कॉमा आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो मैं अगर बड़ा करके दिखाऊँ, ये देखो ये जो ये वाला कॉमा दिख रहा है ना, ये जो ये वाला कॉमा दिख रहा है ये बड़े काम का कॉमा होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में हमें यही चीज़ें तो देखनी होती है। इसमें कह रहा है पहले तो हमने ये डू नॉट हटा दिया, ठीक है, ये गलत है। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पे अनलेस आ गया इसलिए डबल नॉट नहीं आएगा। बट ये जो ये कॉमा है ना, कॉमा के जो बाद दूसरा क्लॉज शुरू हो जाता है, यानी दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है। ये एक सेंटेंस, अभी यहीं पे कॉमा नहीं होता ना तो हम ये वाला नॉट भी हटा देते, ठीक है। बट यहाँ पे जो कॉमा ये ला दिया है ना तो इससे ये दूसरा सेंटेंस हो गया, और दूसरे सेंटेंस में हम विल और नॉट का यूज़ हमेशा कर सकते हैं,
चाहे वो अनलेस हो, अनटिल हो, या मैंने जो लेस्ट शुड की बात की थी ना मैंने ऊपर कि लेस्ट शुड के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता अगर उस सेंटेंस में, उस क्लॉज में नहीं होता। अब मैं बताऊँ क्लॉज क्या होता है। देखो क्लॉज होता है एक सेंटेंस आपने लिखा उसके बाद कॉमा लगा दिया, एक सेंटेंस लिख दिया, ये हो गया क्लॉज। क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, राइट। अब इसमें क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, तो देखो क्लॉज होता है जिसका कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता। लाइक क्लॉज में ना बहुत बड़ा क्लॉज हो सकता है, इसमें कोई मतलब उसकी ढंग की मीनिंग नहीं होती है, एंड सेंटेंस इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है क्लॉज जब कॉमा के साथ दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो क्लॉज हो जाता है। तो इसमें होगा क्या, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, राइट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 15, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, एज वेल एज या फिर अलॉन्ग विथ। ये रूल क्या कहता है, when two subjects are joined by as well as along with together with in addition to accompanied by led by the verb agrees strictly with the first subject। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स है लाइक एज वेल एज, अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, लेड बाय। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है ना, इसमें आप बिसाइड्स वगैरह भी, बिसाइड या फिर बिसाइड्स, ठीक है, आप इसमें बिसाइड्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, बिसाइड वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ये कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जिनके साथ हमेशा जो ये होता है ना, ये हमेशा S1 के अकॉर्डिंग, यानी जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग ये हमेशा वर्ब लेते हैं। अगर मैं बताऊं तो इस तरीके से कि जैसे ये सारे वर्ड आ गए ना, एज वेल एज, मैंने यहाँ पे लेते हैं एज वेल एज या फिर विथ, तो ये हमेशा ना S1 के अकॉर्डिंग लेंगे। जो वर्ब इनकी आएगी वो S1 के अकॉर्डिंग आएगी, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊँ तब समझ में आएगा। द कमांडर अलॉन्ग विथ हिज सोल्जर्स वर किल्ड द एक्शन। मतलब द कमांडर, मैंने क्या बताया, अलॉन्ग विथ आ गया तो आपको सबसे पहले ये रूल याद आना चाहिए कि ये हमेशा S1 के अकॉर्डिंग ही मतलब वर्ब लेगा, ठीक है। यहाँ पे वर है, क्यों है, क्योंकि ये सोल्जर्स लिखा हुआ है। हमारे दिमाग में तो ये आता है भाई सोल्जर्स के जस्ट बाद है तो वर्ड तो सही है, बट ये गलत है क्योंकि ये लेगा हमेशा S1 के अकॉर्डिंग वर्ब। तो S1 हमारा क्या है, ये जो स्टार्टिंग में होता है ये S1 होता है, फिर ये S2 हो गया, डबल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये सब्जेक्ट 1 है। तो कमांडर क्या है, सिंगुलर है, कमांडर तो हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज आ जाएगा, ठीक है। द कमांडर इज सिंगुलर, ओके। नेक्स्ट रूल नंबर 16, द अनचेंजिंग सब्जेक्टिव मोड इट इज़ हाई टाइम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रूल है। फ्रेज लाइक इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, और इसी के साथ इट इज़ दैट टाइम, इट इज़ दैट टाइम भी लिख लेना, ठीक है। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ दैट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इंडिकेट द समथिंग इज़ ऑलरेडी डिलेड, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी हो चुकी है, लेट हो चुकी है। इफ़ अ सब्जेक्ट इमीडिएटली फॉलोज दीज फ्रेजेस द वर्ब मस्ट बी इन द पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी हमेशा पास्ट में आता है। अगर कभी भी आपको सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम या इट इज़ दैट टाइम, ये सारी चीज़ें आ जाए ना, तो वहाँ पे हमेशा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है, क्योंकि इसका मतलब हो जाता है कोई चीज़ें ऑलरेडी लेट हो चुकी है, ठीक है, कोई चीज़ें ऑलरेडी डिले हो चुकी है तो वो पास्ट के फॉर्म में जाता है। इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एयरफोर्स एग्ज़ाम। इट इज़ हाई टाइम, तो यहाँ पे स्टार्ट क्यों आएगा, स्टार्टेड होना चाहिए ना, क्योंकि ये ऑलरेडी लेट हो चुका है तो ये पास्ट में जाता है, ओके। तो ये कभी भी वर्ड्स कुछ ऐसे दिख जाए ना, तो फिर उसके बाद आपको डायरेक्टली यही लिखना है कि मतलब कभी भी आपको इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इस टाइप से जो वर्ड्स आए अगर स्टार्टिंग में दिख जाए या बीच में भी दिख जाए, तो वहाँ पे जो वर्ब आएगी ना वो हमेशा मतलब पास्ट की ही होगी, मतलब आपको वहाँ पे वॉज या वर का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नाउन्स। नाउन्स दैट लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। मैथमेटिक्स, मैंने स्टार्टिंग में भी जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़ हमेशा ऐसा लगता है यार न्यूज़ ऐसा है, प्लूरल होगा, नो, ये हमेशा सिंगुलर कंसिडर किया जाए। इनिंग्स, एग्ज़ाम में पूछते हैं इनिंग, हमेशा आप लोग मॉक वगैरह लगाओ ना तो उसमें दिखेगा, एग्ज़ाम में हमेशा इनिंग लिख कर आता है, जबकि ये गलत है, इनिंग्स होना चाहिए ना, ऐसा आना चाहिए इसमें, ठीक है। समन्स, बिलियार्ड्स, बिलियार्ड्स क्या है, गेम है ना एक। जितने भी गेम होते हैं, जितनी भी बुक होती है, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी मैंने तुम्हें अनकाउंटेबल नाउन्स की जितने भी मतलब वर्ड्स दिए लाइक फर्नीचर्स, ये सारी चीज़ें, फर्नीचर, सीनरी, पोइट्री, ठीक है, ये सारे सिंगुलर ही कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। नाउन्स सच एज दीज एंड एज
and the look plural, but there is present a singular concept and always takes a singular verb. यानी s की वजह से हमें समझ में आता है कि ये प्लूरल है, बट ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? द फर्स्ट इनिंग्स आर जस्ट ओवर. कई बार यहाँ पे जब फर्स्ट इनिंग इज़ जस्ट ओवर दिख देता है, मतलब यहाँ पे एस ये हटा देगा. अब तो आपको लगेगा ना भाई इज़ भी लिखा हुआ है तब तो सही है, बट ये इनिंग के साथ में एस क्यों नहीं है? इनिंग्स होता है, कोई भी चीज़ें इनिंग नहीं होती है. हम लोग मैच देखते ही नहीं होता, ये फर्स्ट इनिंग्स हो गई, सेकेंड इनिंग्स हो गई, इस तरीके से होता है. ठीक है, तो द फर्स्ट इनिंग इज़ जस्ट ओवर. रूल नंबर 18, नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल. सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स, ट्राउजर्स, गॉगल्स, शॉर्ट्स, टोंग्स. मतलब ये है कभी भी आप सीज़र नहीं बोल सकते. एक सीज़र दियो, नहीं. सीज़र क्या होता है? सीज़र का मतलब तो ये हो गया ना, जैसे मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ तो लाइक दैट, इस टाइप से हमारी सीज़र होती है. ठीक है, मैंने थोड़े सा, ठीक है छोड़ो. तो ये सीज़र होता है ना. सीज़र अगर हम बोले ना तो इसका हाफ हो गया पार्टीशन. अगर मैं ऐसे करूँ फॉर एग्जांपल, ये पार्टीशन जो उसका दिख रहा है, ये बीच का जो पार्टीशन है ना, ये हमारी सीज़र हो गई. बट अगर ये हिस्सा भी आप जोड़ रहे हो ना पूरी सीज़र लेने के लिए, तो आपको सीज़र से ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है कि सीज़र्स हो गया, स्पेक्टिकल्स, बाइनोकुलर्स. ये सारी बाइनोकुलर्स क्या है? ये देखो डबल है. आप सिंगल बाइनोकुलर होती है? नहीं होती ना. ट्राउज़र्स, आप डबल पैंट इस तरीके से पहनते हो या सिंगल पैंट पहनते हो? डबल होती है ना. ट्राउज़र डबल हो जाती है ना. पैंट्स हो गया, ये सारी चीज़ें डबल ही होती है. तो इसलिए गॉगल्स, दो चश्मे होते हैं ना, दो, मतलब उसके ये जो ये चीज़ें होती है वो दो होती है. इस टाइप से दो होती है ना, सिंगल तो होती नहीं है. तो इसलिए ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें डबल ही होते हैं. टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्लॉथिंग आर्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल पार्ट्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब्स. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स देख लो. इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वही हो जाता है ना, वो जो बजाने वाले सारी चीज़ें होती है, ढोल वगैरह हो जाते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स से कहते हैं. तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. अब ढोल है फॉर एग्जांपल, मैं बोल रही हूँ इस टाइप से, तो ये डबल साइड में होता है ना. जब डबल साइड में होता है तो वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया ना. वेयर इज़ माई स्पेक्टिकल्स, आई कैन नॉट रीड. मेरे चश्मे कहाँ हैं, वरना मैं पढ़ नहीं पाऊँगा. वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, क्योंकि ऑलवेज कंसिडर आ वर्ब प्लूरल, राइट. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने रूल नंबर 19 की. एरर्स ऑफ प्रेपोजिशन. डाई ऑफ, डाई फ्रॉम. डाई का हमेशा एक आता है, मैं आगे बिल्कुल अच्छे से डाई को कराऊंगी. डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, और भी ऐसे 2-3 प्रेपोजिशन होती हैं डाई के साथ. यूज़ डाई ऑफ फॉर डिसीज़, हंगर एंड थ्रस्ट. यूज़ डाई फ्रॉम फॉर एक्सटर्नल कॉजेज़ और रिजल्ट लाइक ओवरवर्क और वॉन्ट्स. मतलब यह है कि डाई ऑफ का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई इंसान डिसीज़ या हंगर से मरा हो, मतलब भूखा मर गया हो, या कोई बीमारी की वजह से मर गया हो, कोई डिसीज़ की वजह से, तो वहाँ पे हम डाई ऑफ का ऑलवेज़ यूज़ करते हैं. ठीक है, बट अगर डाई फ्रॉम का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई कॉज हो या इसका कोई रिज़ल्ट हो, लाइक ओवरवर्क, ज़्यादा काम की वजह से वो मर गया. ठीक है, लाइक दैट. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डाइड फ्रॉम कैंसर. फ्रॉम क्यों है? वो रीज़न है ना, वो डिसीज़ की वजह से मरा हुआ. कैंसर क्यों? ही डाइड ऑफ कैंसर. ओके, ही डाइड ऑफ ओवरवर्क. ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, ज़्यादा काम की वजह से वो मर गया है. ठीक है, तो ये हो जाता है डाई ऑफ और डाई फ्रॉम का वर्ड. ओके, तो है हमारा ये नेक्स्ट लास्ट रूल है, ऑर्डर ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, नॉर्मल वर्सेस कन्फेक्शन. ये क्या कहता है? कॉन्सेप्ट फॉर गुड स्टेटमेंट्स. The order of pronoun is second person, third person and first person. Of mistake confession, the order is 1, 2, 3. मतलब क्या है इसका? मैंने ऑलरेडी प्रोनाउन की वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप जाके चेक ऑन कर लेना. बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है मैंने, उसमें प्रोनाउन को डिटेल में बताया हुआ है. ऑर्डर क्या होता है? एक होता है जर्नल ऑर्डर, जिसमें मतलब हमारी कोई भी चीज़ें नॉर्मल बातें हो जाती है हमारी. ठीक है, तो कहाँ जा रहा है, तो ये खा रहा है, तुम और मैं यहाँ चलेंगे, लाइक दैट. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? ये ऑर्डर हो जाता है, एक सेकेंड, 2, 3, 1 का ऑर्डर. यानी पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन. एक होता है अनरियलिस्टिक, और अनरियलिस्टिक तो नहीं बोल सकते, वो मतलब ऐसा होता है कि जैसे जिसमें हमारी नेगेटिव होता है, सॉरी, एक होता है नेगेटिव के तौर पे हम ले सकते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है? वो होता है 1, 2 एंड 3 का ऑर्डर. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन. एक होता है जो कि प्लूरल होता है, उसमें भी 1, 2, 3 होता है. यानी जो गुड होता है ना, जो जर्नल होता है जिसमें हम नॉर्मल बातें करते हैं, वो 2, 3, 1 होता है. अब अगर आपको पर्सन नहीं पता कि कौन से फर्स्ट होते हैं कौन से सेकंड होता है, तो देखो, फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया आई एंड वी. सेकंड पर्सन का मतलब हो गया ओनली यू.
एंड जो थर्ड पर्सन है उसका मतलब हो गया ही, शी, इट, दे, जितना भी होता है ना सारी चीज़ें थर्ड पर्सन में आ जाती है। ओके, तो मैं रूल की बात करूँ, ये कहता है इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर जो सेकंड पर्सन हो जाता है वो 2 3 1 है, या मतलब जो इस तरीके से वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई। क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल स्टेटमेंट 2 3 1, मिस्टेक्स कन्फेशन, मतलब वही जो मैंने तुम्हें मिस्टेक्स नेगेटिव वाली बताई ना, वो मिस्टेक में ही आप कंसिडर कर सकते हो। आई, यू एंड ही विल स्टडी टुगेदर, मतलब मैं, तुम और ये एक साथ स्टडी कर रहे हैं या करेंगे, लाइक दैट, कुछ भी है, करेंगे, विल है ना, करेंगे। तो इसमें तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया ना, बस हम तीनों मिलकर स्टडी करेंगे, तो इसमें क्या नेगेटिव क्या है? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर होना चाहिए 2 3 1, और जब ऑर्डर 2 3 1 होना चाहिए यानी सबसे पहले तो यू आना चाहिए, यू, ही एंड आई, यानी 2 3 एंड 1। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मिस्टेक्स में, कन्फेशंस में, मतलब कोई चीज़ गंदी हो या कोई चीज़ नेगेटिव वे में लेकर जानी हो, तो यू, ही एंड आई कमिटेड द क्राइम। क्राइम क्या है, नेगेटिव है, मिस्टेक है, गलती है, तो इसमें क्या होगा 1 2 3। 1 का मतलब क्या हो गया, आई, यू एंड देन ही है तो ही, आई, यू एंड ही कमिटेड द क्राइम। ओके, तो ये थी मेरी फुल वीडियो जो कि मैंने आप लोगों को समझाया बिल्कुल अच्छे से। ये मेरे टोटल 20 गोल्डन रूल्स थे जो कि मुझे लगता था ऐसा कि आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने इससे पहले इंग्लिश पढ़ी हुई है ना, एयरफोर्स की इंग्लिश, तो उसमें आप लोग कहीं से भी जाके ये चीज़ें पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कोई भी रूल्स नहीं होंगे। आगे मैंने सोचा है कि मैं ग्रामर के ही टॉप 50 गोल्डन रूल्स लेकर आऊँ, तो आप लोग बता देना मुझे लाना है या नहीं लाना है। एंड नेक्स्ट मैं वोकैब भी करवा रही हूँ, अभी तक मैंने एक वीडियो ऑलरेडी वोकैब सिनोनिम्स की डाल दी है, आज भी डाल दूँगी मैं, तो इसीलिए आप लोग मतलब चैनल विज़िट कर लेना, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी करवा दी है, और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वॉरियर सीरीज़ से, जिसमें मैं इंग्लिश ग्रामर करवा रही हूँ। एंड मैं वोकैब की भी एक सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें मैं वोकैब आप लोग के अच्छे से कंप्लीट करवा दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ भाई, मेहनत लगती है करने में, ये सारे मेरे नोट्स हैं, तो अगर आप लोग एग्ज़ाम देकर आओगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ सेम टू सेम डिटो यही क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।